नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी MCQs फ्रॉम M लक्ष्मीकांत। जी हाँ दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बुक से? M लक्ष्मीकांत से, जो कि बेस्ट बुक मानी जाती है UPSC की, अगर सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तीसरा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये 3 कथन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये जो क्वेश्चन की कैटेगरी है, ये कैटेगरी है मीडियम और इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नीति आयोग के संदर्भ में है। ओके, चलिए बताती हूं मैं इसका आंसर। तो देखिए, जो नीति आयोग क्या है, योजना आयोग की तरह ही भारत सरकार के कार्यकालीय संकल्प क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है। ठीक है, किसके द्वारा सृजित निकाय है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है। इस प्रकार ना तो ये संवैधानिक है, ठीक है, ना तो ये संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। ठीक है, ना तो ये संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पहला कथन हो गया कि यह एक वैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कथन कि नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तीसरा कथन देखते हैं। तो दूसरा कथन भी हमारा क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। अब तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन क्या हो गया आपका? कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, बोल रहे हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो इनकी नियुक्ति की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसलिए उन्हें किसका दर्जा प्राप्त है? इसलिए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें, उनकी जो नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इसलिए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसलिए जो तीसरा कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो आंसर क्या हो गया आपका? केवल 3। क्या हो गया आंसर? केवल 3। इसका मतलब कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे बी में आप कर लीजिएगा केवल 3, ये ऑप्शन में थोड़ी गलती है। तो आंसर क्या है आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि केवल 3 इसमें जो कथन है वो सही है। केवल जो 3 कथन है, तीसरा कथन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, यही कथन केवल सही है। बाकी जो पहला कथन है कि एक वैधानिक निकाय है, तो नहीं, ना तो ये वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, ना तो ये संवैधानिक निकाय है। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसी कारण जो कथन है केवल 3 इसका आंसर है। तो अगर चाहो तो यहाँ पे 5वें नंबर पे जोड़ लो केवल 3 या 1 को कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या होगा? केवल 3 होगा। ठीक है, ऑप्शंस की बात कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा गया था? पहली 7वीं, दूसरा ऑप्शन है 9वीं, तीसरा ऑप्शन है 10वीं
चौथा ऑप्शन है 11वीं अनुसूची। ये क्वेश्चन को मैं जो रखती हूँ वो रखती हूँ इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम है और अनुसूची को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, तो इसको लेकर, अनुसूची को तो लेकर आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जो 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? 1985। क्या व्यवस्था की गई है कि यदि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य क्या करता है? दल बदल करता है। ठीक है, क्या करता है? दल बदल करता है, या दल द्वारा क्या निकाल दिया जाता है, या दल द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, जिसने उसे चुनाव में क्या किया है? खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार, ये भी ध्यान दीजिएगा, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार क्या चुने जाने के 6 महीने के भीतर, कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर क्या करता है? किसी राजनीतिक दल का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। किसी और राजनीतिक दल का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। तो ऐसे में क्या होगा? वह सदन का जो सदस्य है उसके होने के लिए क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोग्य करार उसे दे दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या किया गया था? संविधान में अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था और संविधान में एक क्या नई अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी? 10वीं अनुसूची। ठीक है, और इसी अधिनियम को अक्सर क्या बोलते हैं? दल बदल विरोधी कानून। क्या बोला जाता है? दल बदल विरोधी कानून बोला जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, ऑप्शन नंबर ए, जरूरी नहीं है कि वे संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चूंकि ये क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, तो ये क्वेश्चन मैं रख रही हूं मीडियम कैटेगरी का, और चूंकि हर क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताते हैं हम। तो संविधान के अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 74 में क्या मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में किसका उल्लेख है? प्रधानमंत्री का। ठीक है, और क्या कि मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में, यह भी ध्यान रखिएगा कि मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में किसका उल्लेख है? प्रधानमंत्री का उल्लेख है अनुच्छेद 74 में। संविधान में ऐसे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करना असंगत नहीं है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, किंतु ऐसी दशा में क्या होता है कि 6 माह के भीतर उसे क्या होना करता है? किसी एक सदन का सदस्यता उसकी क्या होनी चाहिए? होना ही चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो ओके, तो क्या होगा? वो अपने पद पर बना रहेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि अनुच्छेद 75 इस विषय में यह सुनिश्चित करता है कि कोई मंत्री जो 6 माह की अवधि तक
किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी मैं यही समझा रही थी कि अगर वो 6 माह की अवधि तक वो किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो वो क्या मंत्री नहीं रहेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि जो संविधान है उसमें किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करना असंगत नहीं है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, किंतु ऐसी दशा में 6 माह के भीतर यदि उसने संसद के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं प्राप्त की है तो वह अपने पद पर नहीं बना रह सकता। ओके, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या कि जरूरी नहीं है कि वह सदन के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक, यहां शब्द देखिए, आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का क्या हो जाना चाहिए, उसे सदस्य हो जाना चाहिए। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा कथन है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा कथन है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, ये सभी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं रखती हूं टफ कैटेगरी में, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है आखिर इसका आंसर। संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या मंत्रियों के बारे में प्रावधान दिया गया है। किसके बारे में प्रावधान दिया गया है? मंत्रियों के बारे में प्रावधान दिया गया है, जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एवं मंत्रीगण राष्ट्रपति के क्या प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के क्या प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ओके, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जो लोकसभा है उसके लिए क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल बता दी कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो मैंने अभी अभी क्या बताया आपको कि संसद के प्रति नहीं, किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि संसद के। तो पहला कथन तो आपका क्या हो गया? पहला कथन तो आपका हो गया गलत। अब नेक्स्ट देखते हैं कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? राष्ट्रपति के। तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। तो जो लोकसभा में विश्वास रहने तक ही क्या होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो कार्यरत रहती है, जबकि अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को सरकार के कार्यकरण के बारे में सूचित करना प्रधानमंत्री के कर्तव्य में क्या है? निहित है। किसको सूचित करना है? राष्ट्रपति को। और ये किसका कर्तव्य बनता है? प्रधानमंत्री का। तो ऑब्वियस सी बात है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में भी जो प्रधानमंत्री है वो किसको सूचित करेंगे? राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 2 and 3 इज करेक्ट, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है क्या भारत में चुनाव लड़ने के संबंध में, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बोल देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा टफ क्या होता है, तो ये मान लीजिए कि टफ ही क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं कि भारत में चुनाव लड़ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है।
दूसरा कथन, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में पंजीकृत मतदाता है तो वह देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तीसरा कथन, जेल में कैद व्यक्ति भी चुनाव में मतदान कर सकता है। ये हैं 3 कथन आपके पास। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर कि एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति को मतदाता, ये तो सबको ही पता होगा कि एक व्यक्ति को मतदाता के रूप में क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, कह सकते हैं रजिस्टर्ड होना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा, 1951 की धारा, कौन सी धारा, 4D के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र में निर्वाचक नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ओके, तो ये बात ध्यान देने वाली है। ऐसे ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 5C में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी क्या है, समान प्रावधान है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी क्या है, समान प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, बिल्कुल भाई गलत हो गया। ठीक है, नहीं लड़ सकता, पंजीकृत होना बिल्कुल जरूरी है। अब बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में पंजीकृत मतदाता है तो वह देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन देखिए आप कि यदि आप दिल्ली में एक पंजीकृत मतदाता है, अगर आप दिल्ली में क्या है, एक रजिस्टर्ड मतदाता है, तो आप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, कौन सा अधिनियम, अधिनियम तो यही फॉलो होगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार असम, ये राज्य याद रखिएगा, लक्षद्वीप, ठीक है, और सिक्किम, यहां पे लिख देती हूं, स्पेस नहीं है, सिक्किम को छोड़कर देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में पंजीकृत मतदाता है तो वह देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। बोल रहा है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, परंतु ये 3 में तो नहीं लड़ सकता ना, असम, लक्षद्वीप, सिक्किम। तो ये कथन भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ये कथन भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो दूसरा कथन भी गलत। अब देखते हैं नेक्स्ट, जेल में कैद व्यक्ति भी चुनाव में मतदान कर सकता है। तो देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा, वही 1951 के अनुसार क्या होगा, जेल या फिर हिरासत। ठीक है, जेल या हिरासत में होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में वोट नहीं दे सकता। तो ये वाला कथन भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत है। वो वोट नहीं दे सकता, जेल में हो या फिर हिरासत में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई नहीं, इसमें से तीनों कथन गलत है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।